हम बात करते हैं अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाते हुए कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी में हमने एक बेसिक इक्वेशन ली जिसका नाम था ए प्लस आपका बी ने आपका यहां पर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने कहा कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी है या जो आपका रेट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो मैंने कहा अगर आप डिपेंडेंसी देखने लगे तो मुझे यहाँ पर 3 फैक्टर मिले। मैंने कहा कौन कौन से फैक्टर मिले, तो मैंने कहा अगर आप बात करने लगे 3 फैक्टर्स की तो लिख देता हूं देयर आर 3 फैक्टर्स। ध्यान रखिएगा चीजें डिफिकल्ट है इसलिए स्पीड बहुत ज्यादा कम रखी जाएगी। और पहला आपका यहां पर जो फैक्टर आता है वो आता है यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। पॉइंट नंबर 2 आपका यहां पर पूछा जाता है कि सेकंड फैक्टर, तो मैं बोलूंगा ये आपका आता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं ये भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। और जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा आपका नंबर 3, ये बोलते हैं हम लोग कई बार स्टेरिक फैक्टर बोल देते हैं और कई बार हम लोग इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन वर्ड आपने कई बार सुना है। तो हमने कहा चलेगा हम एडवांस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने लोग डर जाते हैं। हमने कहा पहला पॉइंट, तो हमने कहा पहला पॉइंट होता है यहां पर फ्रीक्वेंसी। और यहां पर ध्यान रखिएगा आपको चाहे समझ में आए या ना आए टॉपिक जैसा है बिल्कुल वैसा ही कवर किया जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर में कई बार आया था z इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी एवरेज रूट 2 एन नॉट, याद आया थोड़ा बहुत। और कहीं पर मैंने वहां पे भी बताया था z11 इक्वल टू होता था z1 एन नॉट डिवाइड बाई 2। उन्हीं पर्टिकुलर फॉर्मूलों से मिलता जुलता एक यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा जिसमें नोटेशन मैं बदल दूंगा। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा एक ए है और दूसरा बी है, तो कई बार इसको आप लिख सकते हैं z12 वन मॉलिक्यूल दूसरे से कोलिजन कर रहा है, या कई बार आप इसको लिख सकते हैं ZAB। मैंने कहा ठीक है। और अगर मैं यहां पर Z12 का फॉर्मूला लिखने लगूं तो Z12 का फॉर्मूला होगा सेम पर्टिकुलर से पाई बोलूंगा सिग्मा स्क्वायर, और ये सिग्मा स्क्वायर न बनके सिग्मा स्क्वायर आपका एवरेज बनेगा। दोबारा याद कीजिएगा क्या था, पाई सिग्मा स्क्वायर। अगला बन जाएगा आपका यहां पर वी एवरेज, और वी एवरेज बनने के बाद बनेगा यहां पर एन ए डॉट, यहां पर बन जाएगा एन बी। और मैं इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो बहुत से लोग बोलेंगे ये सिग्मा क्या चीज है, तो बोलूंगा एक मॉलिक्यूल आपका ए है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका बी है, तो मैं बोलूंगा जो सिग्मा एवरेज रहेगा वो रहेगा आपका सिग्मा 1 प्लस आपका रहेगा सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। यहां तक क्लियर? मैंने कहा ठीक है यहां तक तो क्लियर है। तो हमने कहा ऐसे ही आप वी एवरेज भी बता दे, तो बोलूंगा वी एवरेज आएगा v1 स्क्वायर प्लस आपका v2 स्क्वायर। ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का आपने एवरेज कर दिया। और बहुत से लोग इसको जानते होंगे कि इसे आप एपी बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, एचपी, वो आपका काम है। मैंने इनको एवरेज कर दिया और मैंने साथ में आपको ये भी बोला कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग अगर बात कर लेंगे कि यहां पर Na क्या होता है, तो यहां पर Na की वैल्यू आपको कुछ लोगों को याद होनी चाहिए कि Na की वैल्यू होती है n डिवाइड बाई v, मतलब कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इसीलिए कई बार इसको पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दिया जाता है। क्या मैं बोल सकता हूं जैसे आपने Na लिखा है तो आप इसी को Nb लिख सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको ये Na ना लिख के Na स्टार लिखवा दिया जाए बताते हुए कि Na स्टार का मीनिंग ये है। आप जैसा भी याद करना चाहें आपको फॉर्मूला पहले से स्टेट ऑफ मैटर में याद करवा दिया गया था, और जहां पर फॉर्मूला बन गया Z11 हटा के कर दिया Z12 इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज वी एवरेज और Na डॉट एनबी। हमने कहा Na बता दिया, आपने Nb बता दिया। फाइनली मैंने कहा कि पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो लगातार कोलिजन करेंगे और कोलिजन करेंगे, क्या बोल सकते हो वी एवरेज आया, और वी एवरेज का मतलब है कहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ टी आएगा, टी बढ़ेगा वी एवरेज बढ़ेगा, वी एवरेज बढ़ेगा तो आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन बढ़ जाते हैं। और जब आपने प्रैक्टिकल किया तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी मिली वो देख लेते हैं। Z12 की जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो रफली आपको मिल जाती है 10⁻30। ये आपके आ जाते हैं यहां पर कोलिजन, और
बन जाता है पर सेकेंड, और पर सेकेंड के बाद पर वॉल्यूम भी आता है, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। मैंने कहा ये पर्टिकुलर अगर इतने सारे कोलिजन एक साथ हो रहे हैं तो इतने से रेट से तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और फैक्टर भी यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो आता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। हम लोग बात करते हैं अब एनर्जी फैक्टर की, जिसमें हमने दो वर्ड यूज किए थे। एक था आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा था आपका एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी एक्स्ट्रा देते हैं उसे आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और जो एनर्जी अचीव हो जाती है टोटल एनर्जी इनिशियल में जो ऐड किया है आपने एक्टिव एनर्जी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए अगर आपने वो प्रोवाइड कर दी तो कंपाउंड बन जाएगा प्रोडक्ट की तरफ। नहीं, दो फैक्टर आते हैं, एनर्जी और दूसरा आता है आपका ओरिएंटेशन। इसका मतलब कुछ फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट बनाएगा जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा। जैसे ये पर्टिकुलर और इन दो अगर मैं मॉलिक्यूल को देखने लगता हूं तो बोलता ये कोलिजन तो होगा, एनर्जी भी होगी, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर हुई तो ये जाएगा, कोलिजन करेगा और कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब कोलिजन होगा अगर आपकी मिनिमम एनर्जी है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए दो मिनिमम कंडीशन तो चाहिए ही आपकी। पहली, एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, प्लस ओरिएंटेशन फेवरेबल हो। मैंने कहा केवल एनर्जी की बात करते हैं, और जो लोग केवल और केवल एनर्जी की बात करने लगे उनके लिए हम एक फॉर्मूला लेके आते हैं जो था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा। हमने कहा फॉर्मूला क्या था, तो उन्होंने कहा फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, यहां पर किसी को याद है? तो मैंने कहा ठीक है, याद होने का मतलब है dn का मतलब हुआ 4 पाई n इंटू m अपॉन 2 पाई r t रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 r t डॉट u स्क्वायर डॉट du। याद आ गया? मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर याद आ गया तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या मैं इसको बोल सकता हूं dn अपॉन आपका बन जाएगा n डॉट du, चेक करते रहना, 4 पाई इंटू बनेगा आपका m अपॉन 2 पाई r, और यहां पर आएगा t भी 3/2, और बन जाएगा आपका, और बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस k डॉट आपका बन जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब मैंने कांस्टेंट किसे मान लिया, मैं बोलूंगा m अपॉन 2RT को, और डॉट बन जाएगा यहां पर आपका एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैं बार बार जहां जहां u आ रहा है वहां पर मैं उसको x लिख रहा हूं। मैंने कहा ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा इसका। मैंने कहा अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने लगे, जो कि मैं स्टेट ऑफ मैटर में भी कवर कर चुका था, अगर ये आपका u बना हुआ है, मैथमेटिक्स वालों को याद करते हुए क्या बोलता हूं, ये पर्टिकुलर आपका जो येलो कलर में है e रेज टू पावर माइनस के इंटू समथिंग रहेगा। इसका मतलब जो इसका ग्राफ रहेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का जाएगा। जब मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखूंगा तो रेड कलर में जो बनेगा वो एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा, और पैराबोलिक ग्राफ का मतलब पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। वेरीफाई आप करते रहिएगा। और मैंने कहा कि पर्टिकुलर y एक्सेस पर आपने लिखा dn अपॉन n डॉट du, और मैंने इसमें दो ग्राफ बना दिए। किसी ने कहा जो पर्टिकुलर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं तो मैंने अपने ग्राफ की नेचर कुछ इस टाइप की बनाई, और ये इस टाइप का डायग्राम आपने मैक्सवेल में पढ़ा होगा, एक माउंटेन जैसा क्रिएट हो रहा है। क्या मैं बोलता इस एरिया में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर है, और इस एरिया में डोमिनेटिंग फैक्टर आपका e रेज टू पावर माइनस की एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब जो माउंटेन बन रहा है अलग अलग लोकेशन में डोमिनेटिंग फैक्टर अलग अलग आएगा। मैंने कहा ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर का रिवीजन करने के बाद हम आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, और केमिकल काइनेटिक्स में बोला गया कि अगर सेम डायग्राम आप दोबारा से कॉपी करते हैं, तो मैंने कहा दोबारा से अगर कॉपी करते हैं तो यहां पर लिखा गया dn अपॉन n डॉट du, और आपने सेम कलर कोड से कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया। मैंने कहा यहां पर आपका मान लीजिएगा u आया,
मैंने कहा क्या पर्टिकुलर सभी स्पीड वाले मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बना पाते हैं? तो बोलूंगा नहीं, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। एनर्जी को क्या मैं बोलता हूं, एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। अगर उससे कम वेलोसिटी तो वो आएगा कोलिजन करके वापस रिएक्टेंट ही बना रहेगा। जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मुझे पता चला कि यहां पर कहीं पर अगर मैं इसको U डैश मानता हूं, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करने लगूं, तो अगर आपकी इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी निकल गई तो उसके प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और या वो प्रोडक्ट बनने की ट्राई करेगा अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर हुई। हमने कहा हम तो हेडिंग डाली एनर्जी, आपने लिख दिया U, तो क्या बोलता जिसकी U ज्यादा होगा या जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और जब मैंने इस डायग्राम को दोबारा से अपने केमिकल काइनेटिक्स के साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि यहां पर आप लिखिएगा dN अपॉन n डॉट du, या यहां पर E कर दीजिएगा, du की जगह। और यहां पर अगर आप E बोलते हैं तो आपको जो डायग्राम रहेगा, डायग्राम का नेचर तो लगभग ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। और यहां पर अगर आप बोलने लगते हैं तो मैंने सेम क्रॉसपोंडिंग वैल्यू यहां पर कोई बोल दिया, यहां पर ई डैश का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि भाई आप प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपको मिनिमम इतनी एनर्जी होनी पड़ेगी तभी आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। कंडीशन अप्लाई, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब क्या सभी पर्टिकुलर पार्टिकल जिनकी एनर्जी कुछ भी है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, या एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए तब प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी? उसको मैंने ई डैश बोला। और ई डैश क्या है? बोलूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो पर्टिकुलर आपका बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, और ये पर्टिकुलर हम लोग बाद में कवर करेंगे। अगर आप बात करने लगे यहां पर अब रेट ऑफ, बोलूंगा इफेक्टिव, और इफेक्टिव के साथ में अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कोलिजन, तो बताएगा इफेक्टिव कोलिजन का फॉर्मूला क्या मैं बोल सकता हूं? रेड कलर से देखते हुए ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आपका आर टी। मैंने कहा ये पर्टिकुलर वो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी किससे लिखना पड़ेगा भाई, क्या क्या आएगा बताओ, तो बताते रहो। ये किससे क्या बोला गया था, क्या बोला गया था? बहुत बढ़िया, तो मैंने इसको बोला था आपका थ्रेशोल्ड और एनर्जी। याद करो थ्रेशोल्ड कई बार एनर्जी आपने वर्क फंक्शन में यूज की थी, वो अलग है, ये अलग है, कभी सबको चेक करने लगो। हमने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई, लेकिन रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इसका मतलब केवल एनर्जी नहीं आनी चाहिए। तब मैंने इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से और मल्टीप्लाई किया जिसकी वैल्यू थी Z12। शांति आ गई क्लास में, कोई बात नहीं। और Z12 की वैल्यू याद होनी चाहिए थी, क्या था? पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज V एवरेज NA डॉट NB। हमने कहा ठीक है, हमने इस पर्टिकुलर को कुछ भी नाम नहीं दिया। हमने कहा इस पर्टिकुलर को नाम अगर मैं केवल अभी 1 देता हूं, नाम नहीं दे रहा हूं, केवल इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं। तो यहां पर हम लोगों ने एनर्जी बैरियर B पढ़ लिया। हमने यहां पर 2 चीजें तो कवर कर ली। जो लास्ट है वो आपका बनता है, क्या था? बोलूंगा ओरिएंटेशन। जब आपने ओरिएंटेशन की बात की तो मार्कर से मैंने कई बार आपको बता दिया, जो कि कई बार समझ में नहीं आता। तो मान लीजिएगा मैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूं और आपको बताना है कि कंपाउंड कब पॉसिबल है और कंपाउंड कब पॉसिबल नहीं है। यहां पर बनाया आपने ऑक्सीजन और यहां पर भी आपने ऑक्सीजन, और दूसरा आपने कंपाउंड फिर से लिया और यहां पर नाइट्रोजन, और यहां पर भी कुछ इस टाइप का बना दिया। और आपने कहा इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। अगर कोलिजन हुआ तो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, और अगर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो मैं बोलूंगा कोलिजन तो हुआ। इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से अगर एनर्जी ज्यादा भी है तो कोलिजन करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। मैंने कहा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तो उन्होंने कहा अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखने लगे तो क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन कुछ इस टाइप का है, और नाइट्रोजन के बाद यहां पर ऑक्सीजन बन गया और इनके बीच में आपने कोलिजन करा दिया। और जैसे ही कोलिजन कराएंगे तो क्या बोलते नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाते ही कंपाउंड NO2 से कन्वर्ट हो जाएगा आपका N2O4। वो अलग बात है कि NO2 होती है ब्राउन कलर, और कोलिजन करने के बाद अगर उसने N2O4 बना दिया तो वो हो गई कलरलेस। ये काम है नाइट्रोजन फैमिली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन इतना कंफर्म है कि इसमें कोलिजन पॉसिबल है और इसमें इसमें प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है और इसमें प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, चाहे एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो
और थ्रेशोल्ड से कम है तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो प्रोडक्ट बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, यहां तक तो हम लोगों को क्लियर हो गया। तो हमने कहा कि अगला पॉइंट आता है रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विद प्रॉपर या कहें करेक्ट ओरिएंटेशन। यहां तक याद होना चाहिए। और ओरिएंटेशन के बाद में ये फॉर्मूला मैंने यहां पर कॉपी किया, और कॉपी करने का मतलब आया Z12, फिर आपका आया e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT, और फिर आपका यहां पर आपका आ जाएगा डॉट P। जब आपने P की वैल्यू निकाली तो कई बार जो आपका जितने भी कोलिजन हो रहे होते हैं उसमें कुछ फ्रैक्शन ही ऐसा होता है जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होती है, और इसकी वैल्यू कई बार 1 to 10⁻³ होती है, जो आपको एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। आप खुद नहीं निकाल सकते इसको। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप खुद नहीं निकाल सकते, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हाँ, कई बार ये बोल देते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर होता है, लेकिन वो केवल कौन सी रिएक्शन के लिए बोलूंगा? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो आपको जिद नहीं करनी कि मुझे पी की वैल्यू बताइएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर को अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने लगे तो मैं और थोड़ा सा हल्का सा आगे लेना चाहूंगा। तो क्या आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या बनता था? मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आएगा Z12, और Z12 की वैल्यू क्या होती थी? याद करिएगा, मैं भूल गया हूं। Z12 की वैल्यू होती थी, बोलूंगा पाई सिग्मा स्क्वायर, ये आपका एवरेज रहेगा, V आपका एवरेज रहेगा, आपका NA, और यहां पर आपका आएगा NB। बिल्कुल बढ़िया। और उसके बाद बनेगा e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT, और बहुत बढ़िया यहां पर आपका आ जाएगा P। मैंने सभी का डेटा रख दिया। अगर मैं पर्टिकुलर जो रिएक्शन लेके चल रहा हूं वो चल रहा था A प्लस B, याद कीजिएगा, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। और किसी बायोमोलिकुलर रिएक्शन को अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन होता था K कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। सोचते रहिएगा, देखिएगा। और जब मैंने उधर का डेटा दोबारा कॉपी किया तो मुझे पता चला कि ये आपका आएगा पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज V एवरेज NA अपॉन NB। NA अपॉन NB क्या था? टोटल मॉलिक्यूल नहीं थे, मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम। और ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन आपका RT डॉट आपका बन जाएगा P। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोलेगा ये तो होता था आपका मोल अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल क्या लिख सकता हूं? मोल का मतलब होगा आपका N डिवाइड बाई आपका एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर में Na नहीं लिखता क्योंकि वहां पर Na लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपका N0 लगा देता हूं। ये आपके आ गए मोल, और मोल का फॉर्मूला था गिवन नंबर डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया V से। ठीक है। और ये कहानी किसकी लिखी गई? ये कहानी लिखी गई आपकी केमिकल A के लिए। मैंने B की बात करी और B ने भी मुझे बताया N अपॉन आपका N0 कंटेनर। अगर मैं गैस अभी तक मान के चल रहा हूं तो वॉल्यूम आपका सेम अभी मान लेते हैं, और ये बन गया कुछ इस टाइप का। फिर से हमने वो कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपका बना पाई सिग्मा स्क्वायर AV, और फिर बन गया वेलोसिटी एवरेज डॉट बना आपका NA डॉट बना NB डॉट बना P e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। क्या बोल सकता हूं? ये जो पर्टिकुलर डेटा दिखाई दे रहा है, ये डेटा, ये आपका Na है। Na का मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम। क्या बोल सकता हूं? ये डेटा इससे कैंसिल होगा। बहुत बढ़िया। क्या बोल सकता हूं? ये पर्टिकुलर डेटा इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर एवोगैड्रो नंबर और यहां पर एवोगैड्रो नंबर बचेगा, और जब ये एवोगैड्रो नंबर उधर जाएगा तो आपका K का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K का फॉर्मूला बन जाएगा आपका पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज डॉट V एवरेज डॉट एवोगैड्रो नंबर स्क्वायर डॉट P डॉट e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। वेरीफाई करने के बाद कुछ लोगों को डर लगने लगा कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा अगर ये हो नहीं समझ में आया, अरे हटाओ इसे, इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लीजिएगा यहां तक। मैंने बोला क्या मानना है? बोलेगा A मान लीजिएगा, और A मानते ही
फुल एंड फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई k इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। और कई बार आपको ये एडवाइस किया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि आर्हेनियस इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सोच के बताइएगा, क्या A कांस्टेंट है या A टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? मैं बोलूंगा अगर V एवरेज को देखा जाए तो V एवरेज टेम्परेचर डिपेंड कर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो V एवरेज बढ़ेगा, V एवरेज बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। इसका मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन IIT JEE और मेडिकल में हमें A को कांस्टेंट मान के चलना है। तो लिख देता हूं यहां पर वेयर A इक्वल टू नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आपको ये एज्यूम करना है। और लिख देता हूं चाहे आपका मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, आपको ये एज्यूम करना है बस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि टॉपिक टफ है तो कोई बात नहीं, IIT में आ चुका है। मेडिकल में हल्का सा इसको लेके एक क्वेश्चन आया था, वो भी जो लोग फॉर्मूला याद करना चाहें वो कर लीजिएगा, जिनको पूरा स्टडी करना है मैंने A to Z आपको कवर किया है। अब आपका काम ये है कि आप इसे बार बार पॉज करें, बार बार पीछे जाएं, फिर से दोबारा स्टार्ट करें, पेपर पेन का यूज करें, लिख के देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। एडवांस में आ चुका है।